मेहमान को शामिल कर लेते हैं। एयूएम कैपिटल के राजेश अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। राजेश जी, अब तो देखिए नए साल की औपचारिकता रह गई है, माहौल तो पूरा नए साल वाला बन गया है और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो न्यू ईयर पर कुछ नए रेजोल्यूशन के साथ बाजार में उतरते हैं। अभी जो बाजार का जो माहौल है उसमें आप क्या सलाह देंगे? क्या सही समय है नए निवेश का? अगर हाँ तो आपको क्या बेहतर लग रहा है? क्या माहौल ठीक है अभी बाजार में? नमस्कार अभिषेक जी, डिप्पी जी, बाकी भी जो पैनल में मित्रगण है सबको नमस्कार। आपने सही कहा कि माहौल इस वक्त अगर देखा जाए तो इस वक्त क्या लास्ट कुछ एक महीनों से अनुकूल नहीं है। रेदर मैं तो यही कहूंगा कि पूरा साल बहुत उतार चढ़ाव बढ़ा रहा, लेकिन हमेशा आगे की तरफ देखना चाहिए, पीछे की ओर नहीं। और आपने कहा निवेश के लिए अनुकूल, तो मैं समझता हूँ कि निवेश के लिए इससे अच्छा अनुकूल बाजार तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब बाजार चढ़ रहा था पिछले दिनों 26,000 के आसपास था या 26,000 के ऊपर था, उस समय लोगों का यह मानना था कि बाजार में गिरावट आएगी तो लेंगे। कुछ लोगों का मानना था कि वैल्यूएशन बहुत स्ट्रेच्ड हो गए हैं, तो इसलिए बाजार से दूर हैं, साइड लाइन में बैठे हैं खरीदारी के लिए। तो ये मौका है आपके पास खरीदारी के लिए। शॉर्ट टर्म का कहना मुहाल है, कहाँ जाएगा, क्योंकि मैं और हमारी कंपनी होम कैपिटल ये मान के चल रही है कि फ्रेश रैली बाजार में तभी आएगी जब 24,750 के ऊपर निफ्टी टिकता हुआ नजर आएगा। शॉर्ट टर्म की बातें, बट मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त बाजार एक रेंज बाउंड ही रहेगा। फोकस मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और मंथली ऑटो सेल्स डेटा जो आएंगे उस पर रहेगा। शॉर्ट टर्म का ये फोकस है, लेकिन थोड़ा सा दायरा बड़ा करें तो ग्रेजुअली ये फोकस जो है Q3 के नंबर्स और बजट पे शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा। दिक्कत कहाँ पे है? यूएस ट्रेजरी यील्ड्स नई ऊंचाइयां छू रही है, डॉलर इंडेक्स नया ऊंचाइयां छू रहा है, रुपया नए लो छू रहा है। तो ये तीन चीजें ऐसी है जो बिकवाली का कारण बन रही है। तो एफआई लगातार बेच रहे हैं। इस हफ्ते भी बिकवाली के आंकड़े आए थे। इंडेक्स फ्यूचर्स में देखेंगे तो एबनॉर्मली हाई एडिशंस हो गए हैं शॉर्ट पोजीशन में एफआई की तरफ से। तो ये सब चीजें दिक्कत है। वहीं सामने में अगर आप देखें तो जहां निफ्टी की वैल्यूएशन 22-23 तक चली गई थी, अब 19 के आसपास आ गई है, तो वैल्यूएशन कंफर्ट दे रहे हैं। और अगर आपको निवेश का नजरिया, निवेश में ये समझता हूँ कि आप कम से कम 9 महीने, 12 महीने, 18 महीने के लिए निवेश करने चाहते हैं, तो बहुत से अच्छे स्टॉक है जो अच्छे वैल्यूएशंस पे आ गए हैं। लार्ज कैप की बात की जाए तो रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईटीसी, ये सब आपको लंबी अवधि के निवेश के अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। इस वक्त अगर आप देखें तो फार्मा में एक अच्छी खासी मूवमेंट बनी हुई है, डिफेंसिव कह लीजिए उस कारण से। तो फार्मा में कुछ एक स्टॉक्स है, जैसे कि लुपिन को ही ले लीजिए। तो लुपिन में अगर आप देखें तो दूसरी तिमाही के नतीजे बहुत शानदार आए थे, 74% के आसपास बॉटम लाइन में जंप आया था। अब उनका फोकस कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स जैसे कि इनहेलर्स वगैरह रिस्पिरेटरी सेगमेंट्स में जा रहे हैं, इंजेक्टेबल्स में ग्रोथ आ रही है और बहुत ही हेल्दी प्रोडक्ट पाइपलाइन है उनके कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स की और स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स की, जो कि 70% के आसपास की प्रोडक्ट पाइपलाइन को केटर कर रही है। ये जो नई पाइपलाइंस है और कई नए लॉन्चेस लाइंड अप है। मुझे लगता है कि यहाँ पे ध्यान देना चाहिए लुपिन, बायोकॉन, इप्का जैसी कंपनियों पे, जो कि डिफेंसिव भी है और अच्छी बढ़त दे सकती है। और लार्ज कैप जैसे मैंने कहा कि रिलायंस, आईटीसी, एचडीएफसी बैंक ही अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, तो ये बाजार में जो करेक्शन है या फिर जो ये कमजोरी का माहौल है, ये आपके लिए वैल्यू बाइंग के मौके बन सकते हैं और कुछ अच्छे शेयर आपको राजेश जी ने सुझाए हैं। आप इन पर गौर कर सकते हैं और अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के खुद भी रिसर्च करके आप ये शेयर खरीद सकते हैं। लेकिन चलिए, अब तो कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं, लेकिन ये कितनी मदद करेंगी लॉन्ग टर्म में, इस पर एक सवाल हमेशा रहता है। राजेश जी, कई बार हम पूछते हैं, मतलब फंडामेंटली हमारा एक व्यू लेना फ़र्ज़ भी है और हमारी कोशिश होती है कि जो ऐसे निवेशक जो अपने आप को ट्रैप्ड फील कर रहे हो वोडाफोन आइडिया में या फिर किसी उम्मीद से शेयर में रुके हों, उनको गाइड किया जा सके। आपकी सलाह क्या होगी सर? ये जो कुछ पॉजिटिव चीज़ें आती हैं ना, हम देख रहे हैं कि ये टिकती नहीं है भाव में और फिर से शेयर कॉर्नर हो जाता है। 7 रुपये 74 पैसे का भाव है वोडाफोन आइडिया का। हमने 18-19 रुपये से गिरते गिरते इस लेवल पर देखा है शेयर को। आपको कितनी उम्मीद है कंपनी से, मैनेजमेंट से, और
जिन्होंने किसी उम्मीद में इस पूरे साल में अगर होल्ड करके रखा शेयर को, नए साल के लिए आपकी सलाह क्या होगी? क्या निकल जाए, थोड़े से और ऊपर जाए, एग्जिट का एक और फाइन मौका मिल जाएगा? देखिए, पहले तो वोडाफोन आइडिया पे अगर आए तो सितंबर 2024 के जो नतीजे आए उसमें ये कहा गया कि 205 मिलियन सब्सक्राइबर इनके अभी भी हैं और उसमें से 61% ऐसे हैं जो 4G और 5G की सर्विसेज यूज कर रहे हैं और आरपू 166 रुपए के आसपास था। अब इस नंबर्स को आप दूसरी जो कंपनियां इस मोबाइल के बिजनेस में हैं, दो ही बस्ती हैं इनके अलावा, एक तो एयरटेल और दूसरा जियो, तो उनसे अगर कंपेयर करें तो बहुत नीचे के लेवल से, भले वो सब्सक्राइबर नंबर्स के हों, 4G 5G के यूजर के नंबर हो या आरपू के नंबर हो, तीनों में नीचे के पायदान पे हैं। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है। अब दिक्कत कहाँ है? दिक्कत इनके डेट को लेकर के है। अब जो एक खबरें आती हैं या कुछ फंड्स भी इन्फ्यूज होते हैं, चाहे वो प्रमोटर के द्वारा हो या डेट के द्वारा हो, तो वो भी डाइल्यूट हो जाते हैं न्यूज में। बहुत लोगों ने उम्मीद बना के रखी कि ये स्टॉक में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कि खबरें बाजार में चलती रहती हैं। लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करो सामने में भारतीय एयरटेल को, तो जिस पीरियड में इस स्टॉक ने उम्मीद में कुछ नहीं करके दिया, वहीं भारतीय एयरटेल का स्टॉक दोगुना तिगुना हो गया। तो बेहतर ये होता कि जो निवेशक हैं वो एक बेहतर कंपनी में निवेश करते और वहां पे अच्छा मुनाफा कमाते। सिर्फ इस नजरिए से कि ये स्टॉक 2-3 रुपए का, 7 रुपए का, 8 रुपए का है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं, लोगों ने अपना समय और पैसा दोनों बर्बाद किया है। लेकिन आगे आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ कि अब जिसके पास है वो इस तरीका से इसको समझे कि ये जैसे अपने फ्यूचर ऑप्शन में ऑप्शन लेते हैं कि भाई 5 रुपए का ऑप्शन ले लिया, या तो दुगना तिगना हो जाएगा या गल जाएगा, तो उस टाइप की रणनीति इसमें अपनाएं। मैं तो यही कहूंगा कि दूर रहें स्टॉक से, लेकिन फिर भी अगर किसी के पास है तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम इसमें डाउनसाइड जो है, आप ये मान के चलो कि 5 रुपया, 4.5 रुपया, 5 रुपए का हो सकता है। अपसाइड 10 रुपए के आसपास का हो सकता है, प्रोवाइडेड कि कुछ पॉजिटिव न्यूज का सिलसिला चलता रहे। मैं दोबारा कहना चाहूंगा, मैं इसमें निवेश की कोई सलाह नहीं दे रहा हूं। जिसके पास है उनको एक स्ट्रेटेजी सुझा रहा हूं कि आप 5 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के कैरी कर सकते हैं और कोशिश ये कीजिए कि किसी अच्छी कंपनी में इसी सेक्टर में रहना हो तो एयरटेल में या जियो के का वजह से रिलायंस में निवेश कर लें। ठीक है, एयरटेल में या फिर रिलायंस में निवेश कीजिए, वोडाफोन आइडिया में निवेश की सलाह नहीं है। दूर रहें अगर आपके पास है तो। अब देखिए, यहाँ से ज़्यादा डैमेज होने को अब कुछ है नहीं, मतलब वो सारी नेगेटिव्स, मतलब ऐसा है कि प्राइस इन एक तरह से 5 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। आ रहा है ध्वनि को। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। बैंक्स पर एक राय आपसे जानना चाहूंगी, फंडामेंटल आउटलुक, क्योंकि इंडियन बैंकिंग सेक्टर के 2024 के परफॉर्मेंस को अगर एक बार देखें और कुछ रिसर्च पॉइंट्स को देखें तो ग्रॉस नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो हैं 2.5% तक घटती हुई देखने को मिली है स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स की। नेट एनपीएस में भी हमने देखा है इनफैक्ट यहाँ पर कटौती, और क्रेडिट ग्रोथ जो है ऑलमोस्ट 16% देखने को मिली, ऑफ कोर्स ड्रिवन बाय डिमांड जो कि एमएसएमई स्पेस, रिटेल और एग्रीकल्चर सेक्टर से आई है, और इसी के साथ साथ डिपॉजिट ग्रोथ 11.4% पर। सो ओवरऑल जो ग्रोथ सिनेरियोज हैं पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, एनपीएस जो हैं घट रहे हैं। 2025 के लिए छोटी मझौली हो या फिर लार्जर बैंक प्लेयर्स हो, क्या कोई भरोसा बनता है? गुड आफ्टरनून मानसी जी, आपने सही कहा। बैंकों के जो परफॉर्मेंस आई इस साल 2024 में वो संतोषजनक आई, खास करके इस बात के मद्देनजर कि एनपीएस में बड़ी भारी गिरावट देखी गई। लेकिन दिक्कत एनआईएम्स की तरफ से है। आज भी आप देखो तो कई बैंक ऐसे हैं जो 8% तक में एफडी उठा रहे हैं। कल ही मैं कहीं जा रहा था, 7.8% की बैनर लगे हुए थे एक बड़े बैंक का कि वो एफडी उठा रहे। तो ये सारी चीजें दिक्कत है। बट मेरे हिसाब से जैसे जैसे रेट कट का सिलसिला चालू होगा, फिर वो भले इस बार की आरबीआई मीट में हो या अगले बार की आरबीआई मीट में हो, वहां से थोड़ी सी सोलेस आनी चालू हो जाएगी। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि निफ्टी में अगर आप देखो तो बैंकिंग का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अगर मैं रॉन्ग नहीं हूं तो 30% के ऊपर बैंकिंग का कंट्रीब्यूशन, और जब तक बैंक नहीं चलेंगे निफ्टी को चलना मुश्किल होगा। परफॉर्मेंस फंडामेंटल की बात की जाए तो जैसे आपने कहा कि नंबर्स अच्छे आए थे, क्वालिटी सुधर रही है, और अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि इकोनॉमी में जोरदार बढ़त होगी, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी, तो बैंकिंग को तो हम पीछे छोड़ ही नहीं सकते। कई अच्छे बैंक अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं। अगर आप देखो तो एचडीएफसी बैंक जो कि आज की डेट में दुनिया का टॉप 10 बैंक्स में आ गया है,
इतनी बड़ी साइज हो गई है, एसेट क्वालिटी अच्छी है, परफॉर्मेंस अच्छी है, सिर्फ एनआईएम के कारण से दबाव में है। मुझे लगता है वहाँ पे किसी को अगर लंबी अवधि का नजरिया हो तो वहाँ ध्यान दिया जा सकता है। छोटे बैंकों में अगर कहा जाए तो पीएसयू साइड में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की परफॉर्मेंस लगातार 3-4 क्वार्टर से या 5 क्वार्टर से बहुत अच्छी रही है सारे पायदानों पर। एसेट क्वालिटी बहुत स्ट्रांग है, डिजिटली बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं। वहाँ पर मेरे ख्याल से 60-62 रुपए के टारगेट के साथ वहाँ निवेश किया जा सकता है। इवन इंडसइंड बैंक को अगर आप देखो तो जो पिछली तिमाही के नतीजे आए थे उसके बाद से लगातार गिरावट झेल रहा है, क्योंकि उनके माइक्रो फाइनेंस की तरफ से थोड़ी दिक्कत आई थी और दूसरे अब वो अपने बैड एसेट्स बेचने की बातें कर रहे हैं। तो ये सारी शॉर्ट टर्म की दिक्कतें हैं, लेकिन वैल्यूएशन के लिहाज से अगर आप देखें तो वन टाइम प्राइस टू बुक FY26 पे मुझे लगता है कि बहुत कंफर्ट दे रहा है। हो सकता है बाजार के कारणों से या न्यूज के कारणों से यहाँ से और भी 30-40 रुपया टूट जाए, लेकिन साल भर का नजरिया हो तो यहाँ से अच्छी बढ़त हो सकती है। ठीक है, तो ये कुछ बैंकिंग शेयरों के नाम आपके लिए राजेश जी की तरफ से फंडामेंटली पीछे। राजेश जी, आपसे एक बार व्यू जरा जानना चाहेंगे अदानी एंटरप्राइजेस के शेयर को लेकर और पूरे अदानी ग्रुप को लेकर भी। ये साल भी विवाद रहे, क्लैरिफिकेशंस आए, फिर इन्वेस्टर्स का हमने कॉन्फिडेंस भी देखा गिरावट के बावजूद भी। आप कैसे देख रहे हैं इस ग्रुप को, और कोई शेयर जो आप सजेस्ट करना चाहें अडानी के जो 10 शेयर हैं उनमें से? देखिए, जो 10 शेयर है उसमें अगर कोई चुनना हो तो मैं समझता हूँ पहला तो अदानी इंटरप्राइज का ही रहेगा। अभी जैसे वरुण बता रहे थे कि एयरपोर्ट बिजनेस में अच्छी बढ़त बनी हुई है, तो जाहिर सी बात है कि वहां से एक अट्रैक्शन तो बना ही हुआ है। दूसरा अगर आप देखें तो इनका H2 का जो बिजनेस था वो थोड़ा डिले हो गया है, लेकिन अल्टीमेटली वो इसमें जुड़ने ही वाला है। और जिस तरीका से कॉपर वगैरह से इनकी बढ़त बनी हुई है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इनके ROC ROE में एक अच्छा सुधार आएगा। लेकिन दिक्कत है कि 6 लाख करोड़ का इन्होंने एक्सपेंशन अनाउंस कर रखा है, और जिस वजह से और वो पूरी एक्सपेंशन जो है मेरे हिसाब से डेट के थ्रू फंडिंग होने वाली है, तो वहाँ थोड़े से मार्जिन्स में शॉर्ट टर्म में प्रेशर हो सकते हैं। लेकिन ट्रिगर एयरपोर्ट बिजनेस से एक बड़ा बन सकता है, और अगर इसकी वैल्यूएशन भी अगर देखें तो मुझे लगता है कि 3000 के टारगेट इसमें आने वाले साल भर में बिल्कुल हो सकते हैं। दूसरी कोई कंपनी इसमें चुननी हो तो पोर्ट्स की रहेगी, जहां अगर आप देखो तो लॉजिस्टिक में एक बड़ा प्लेयर है, और जो पोर्ट्स इनके हैं बहुत अच्छे तरीके से कामकाज कर रहे हैं। वहां पर जो नंबर्स है बहुत ही संतोषजनक आए थे। और तीसरी कंपनी जो मैं तीन ही कंपनी इस पूरे ग्रुप में समझता हूँ कि ध्यान देने लायक है, अदानी विल्मर की है, जहां फॉर्च्यून का एक अच्छा खासा ब्रांड होने के बावजूद स्टॉक ने कुछ करके नहीं दिया है। कई बार खबरें आती हैं एग्जिट की या फिर स्टेक बढ़ाने की, तो उन सब चीजों के वजह से वोलेटिलिटी बनी रहती है। लेकिन एफएमसीजी में जिस तरीके की इनकी पकड़ है, और इस वक्त न केवल खाने के तेल में बल्कि दूसरे उत्पाद में भी ये फैल रहे हैं, मुझे लगता है वैल्यूएशन यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। तो ये 2-3 स्टॉक है जहाँ पे ध्यान देना चाहिए। अडानी विल्मर हो गया, अडानी पोर्ट हो गया, और अडानी एंटरप्राइजेस 3000 के टारगेट राजेश जी दे रहे हैं। अडानी के जो नॉमिनी डायरेक्टर्स हैं उन्होंने भी स्टेप डाउन कर दिया है, तो पूरी की पूरी एग्रीमेंट हो गई है। किस तरह से चीजें होंगी, आगे प्रोसीड होंगी, उसके बारे में जानकारी आ भी गई है। राजेश जी, अभी अभी हम आपसे पूछ रहे थे और आपने एक नाम लिया अडानी विल्मर का, उसके बीच में यह खबर आ गई है। क्या आपका व्यू कोई बदलेगा अडानी विल्मर को लेकर? नहीं, इस वक्त नहीं बदलेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जो विल्मर और अदानी की जो जॉइंट वेंचर थी उसमें अगर आप देखो तो दोनों का प्रमोटर हिस्सेदारी अगर ली जाए तो 88% के आसपास थी। और अब चूंकि विल्मर का पूरा कंट्रोल हो जाएगा, अदानी पूरी तरीके से निकल रही है, और विल्मर को अगर आप देखें तो कोक ग्रुप की एक कंपनी है, मैक्सिमम होल्डिंग कोक ग्रुप की है, और इनके जो अगर एफएमसीजी बिजनेस में अगर देखा जाए तो अच्छी पकड़ है। और आगे देखना पड़ेगा किस तरीके की स्ट्रैटेजी वगैरह अनाउंस करते हैं। वैल्यूएशन के लिहाज से तो मुझे लगता है कि बहुत लो वैल्यूएशन पर ट्रेड कर ही रहा है, लेकिन अब हम इंतजार करेंगे कि नए प्रमोटर, नए जो अदानी पूरी तरीके से निकल जा रहे हैं और वो दूसरा ग्रुप जब आता है तो वो किस तरीके की स्ट्रैटेजी वगैरह अनाउंस करते हैं, उसके बाद ही कोई नई कॉल लेंगे। अडानी विल्मर को लेके ये भी आपको बता दें कि जो मार्केट कैप है अडानी विल्मर का वो है करीब करीब 43,000 करोड़ रुपए के आसपास का। और अडानी एंटरप्राइजेस ने ये कहा है कि इस डील से जो पैसे आएंगे वो अपने कोर इंफ्रा बिजनेस में
एनर्जी में, यूटिलिटी में, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स में और बाकी जो प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें उसका इस्तेमाल वो करने वाले हैं। 3 बजे सेंसेक्स में भी आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट 450 पॉइंट्स के डाउन ट्रेंड्स के साथ इस वक्त का कारोबार क्लोज होता हुआ। तो चलिए, आज काफी उतार चढ़ाव भरा सेशन रहा। वॉलेटाइल मार्केट्स में स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स आपको ढेरों मिले, लेकिन इस बीच बाजार में ओवरऑल टेक्सचर की अगर बात करें, कॉशियस ही नजरिया रखने की राय हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। श्रीकांत जी, राजेश जी और नीलेश जी, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बाजार पर अपना नजरिया हमारे बीच रखने के लिए, अपना समय हमें देने के लिए।